सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कवर करी थी। सो इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड बेस थ्योरम को कवर करेंगे। सो व्हाट एक्चुअली इस बेस थ्योरम, सबसे पहले मैं समझते हैं। बेस थ्योरम जो है नॉर्मली प्रोबेबिलिटी का ही कंसेप्ट है, बट इसमें बेस थ्योरम में डायरेक्ट पेपर में कोई डेफिनेशन नहीं आती, बल्कि एग्जैक्ट एक 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आता है जो हमें सॉल्व करना होता है यूजिंग द बेस थ्योरम। सो व्हाट इज एक्जैक्टली द बेस थ्योरम फॉर द डेफिनेशन पर्पस हम एक बार लिख लेते हैं। बेस थ्योरम is a mathematical formula. It is a mathematical formula used to that is used to determine the to determine the conditional probability of an event based on the prior knowledge based on the prior knowledge। अभी तक की जो डेफिनेशन है वो सारी की सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम पता लगाते थे कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज ऑफ एन अनदर इवेंट। बट इसमें फर्क क्या है, एंड न्यू एविडेंस। इसमें हमें कुछ नए एविडेंस भी मिलता है जिसके बेसिस पे हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हमारी बदल जाती है। सो बेसिकली इट एडजस्ट द probability when new information comes in and helps make better decision। बेटर डिसीजन इन अनसर्टेन सिचुएशंस। अनसर्टेन सिचुएशन मतलब यानी कि जिसमें हमें पता ना हो कि हमारा क्या मतलब क्या सीन रहेगा, क्या प्रोबेबिलिटी फर्क होगी, क्या नई इन्फॉर्मेशन आएगी, तो अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे। सो बेसिकली वो है। ओके। एंड बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमने बोला अभी कि बेस थ्योरम जो है वो नॉर्मली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही टॉपिक है। एक बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। तो पहले हम कंडीशनल का लिख रहे हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा कंडीशन का फॉर्मूला है, बी हमें जो पता है। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ बताइए, पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा? दैट वुड बी पी। ओके। सो इसको मैं उधर ले जाऊँगा, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी या मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके। तो यहाँ से मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या बन जाएगा? अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैं इधर रख दूंगा इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो इट बिकम्स आवर बेस थ्योरम। ये हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया। बट अभी इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। ओके। सो मतलब ऐसे कोई चेंजेस नहीं है। पी वो तो हमें जस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बताना चाहिए कि हम पी वी को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें पी वी एक्सपैंड होती है। ओके। एंड अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए ऑफ द बेस थ्योरम की, मतलब अगर कोई पूछने लग जाए बेस थ्योरम की स्टेटमेंट अगर एग्जाम में भी आने लग जाए तो कैसे लिखना चाहिए, सो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके। सो बेस थ्योरम स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होगी स्टेटमेंट, बट ओके, पता होनी चाहिए हमें कि कल को पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता हो कि हम क्या लिखना चाहिए या क्या नहीं लिखना चाहिए हमें उसमें। लेट E1 E2 E3 कुछ इवेंट्स हैं आपके पास। ओके। लेट दीज बी अ सेट ऑफ इवेंट्स associated with sample space S in which all events E1 से लेकर En have a नॉन ज़ीरो। ओके। एक चीज़ और जो हमने यहाँ पी बी डिस्कस किया, दैट पी बी डिनोमिनेटर डिवीजन बाय ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो से डिवाइड नहीं होता, तो पी बी शुड नेवर बी इक्वल्स टू ज़ीरो। इट शुड नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके। ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी वाली बात है कि पी बी होनी चाहिए वो नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, कि मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कुछ ना कुछ ज़ीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ज़ीरो हो गया तो हम डिवीजन नहीं कर पाएंगे, एंड इन दैट केस फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा उसका। तो इसलिए पी बी शुड मतलब इसको हम कंडीशन बोल सकते हैं ऑफ यूजिंग द बेस थ्योरम। ओके। सो बैक टू द बेस थ्योरम स्टेटमेंट जो हम स्टेटमेंट लिख रहे थे। सो E1 E2 En हैव अ नॉन ज़ीरो probability of occurrence, okay,
all the events फॉर्म अ पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ? पार्टीशन का मतलब हुआ कि हमने एस को ऐसे यूनिफॉर्मली डिवाइड किया, एस को हमने ऐसे यूनिफॉर्मली डिवाइड किया कि ई1 ई2 ई एन जो है वो सारे उसको डिवाइड करने लग गए सैम्पल स्पेस को, मतलब कुछ भी सैम्पल स्पेस में कुछ भी छूटा नहीं है। सो लेट ए बी एन इवेंट इन एस हुज प्रोबेबिलिटी नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। अब ए कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, हुज प्रोबेबिलिटी नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, और ई1 से ई1 ई एन जो है वो सारी हमारी प्रायर इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हमें निकालना है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए, मतलब इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट ई आई, एक पर्टिकुलर इवेंट है ई आई, और लेट मी राइट इट एज नॉट ई आई, तो थोड़ा सिंपल करने के लिए लेट इट बी ओके बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है गिवन ए। ओके, अब इसको वैसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर बाद में समझा दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, और जितने भी हमारे इवेंट्स दे रखे हैं दो ऑल दोज इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई के, यस। सो दिस इज द बेस थ्योरम स्टेटमेंट। बट अब इसको प्रूव कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। हमें कोई सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इसको मैं मतलब ये लिखना ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ प्रूफ, ये था कि अगर पेपर में लिख के आएगा तो आपके फुल नंबर वैसे ही है, ये नीचे के लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी बी बाई ए सिर्फ समझने के लिए आपकी, तो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, सो नाउ अब बी इंटरसेक्शन ए को वापस मैं जो ऊपर बताया था वैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ओके, न्यूमेरेटर इज डन। अब डिनोमिनेटर में क्या सीन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। अब ए कोई इवेंट है जो डिपेंड करने लग रहा है किसी इवेंट्स ई आई ई के वगैरह पे, मतलब ए डिपेंड्स ऑन E1, E2, E3 एंड En। सो मतलब अगर मेरे को ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मेरे को ये भी निकालना पड़ेगा कि भाई अगर वो E1 के थ्रू हुआ है, मतलब मान के चलो ए कोई इवेंट है, अगर वो इवेंट ए E1 के थ्रू हुआ है तो पहले तो E1 आने की प्रोबेबिलिटी, बाद में फिर जब E1 आ चुका तो फिर ए की आने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो E2 के थ्रू हुआ है तो पहले E2 के आने की प्रोबेबिलिटी, फिर बाद में E2 से ए के आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे ऐसे कर करके En और फिर ए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि E1 के आने की प्रोबेबिलिटी, ओके, उसके बाद अगर E1 हो गया तो फिर उसके बाद E1 से लेकर ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी जब हमारा इवेंट E1 हो चुका है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 when probability of A by E2, probability of En when probability of, तो अब ये कोई कॉमन फॉर्म है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया probability of B, probability of A by B। ओके, समेशन। अब यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ये, PE1 PAE1 PE2 PAE2 PEN PAEN, तो मैंने यहाँ पे PEK लिख दिया और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी A बाय इन जर्नल फॉर्मेट, तो ये हमारा बेस थ्योरम बन गया। सो दिस वाज द बेस थ्योरम। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सो दैट हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाए, क्योंकि इसके रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं आता इसमें। ओके, सो पहला क्वेश्चन, सो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ताश की गड्डी है। ओके, सो पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। सैम्पल स्पेस कैसे दिखेगा? सो पहले हमारे पास है स्पेड, देन वी हैव club, then we have the heart shape, and then we have the diamond shape card. Okay, so we have total in 13 cards, 13 cards, 13 cards, and 13 cards. Okay, now इसमें से अब उसने पूछा क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो उसने बोला the two cards are drawn at random, these two cards drawn at random are found to be hurt। ओके, मतलब जो दो पत्ते निकाले गए वो हर्ट के थे। ओके, इसने बोला फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। अब इसने कंडीशन, अब पता चलने लग रहा है कि दिस इज़ द कंडीशन। उसने कंडीशन बोली है कि अगर ये दो पत्ते निकाले गए वो हर्ट के थे तो प्रोबेबिलिटी बताओ, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन वाज ऑफ हर्ट।
ओके, सो पूछ क्या रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें इसकी, दैट द कार्ड ड्रॉन वॉज ऑफ हर्ट। सो पहले हम एक इवेंट बना लेते हैं। ओके, सो पहले हम एक इवेंट बना लेते हैं, लेट बी इवेंट ए, और यहाँ पे लिख देते हैं इवेंट ए क्या है, कार्ड ड्रॉन वॉज ऑफ हर्ट। ओके, अब हम निकालते हैं 2 कार्ड जो ड्रॉ करे गए वो हर्ट के थे। ओके सॉरी, द कार्ड ड्रॉन नहीं, देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, कार्ड लॉस्ट, जो कार्ड यहाँ पे लॉस्ट हुआ दैट वाज ऑफ हर्ट। ओके, सो यहाँ पे कार्ड लॉस्ट ओके, हमने यहाँ पे एक इवेंट बना लिया कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ वो हर्ट का कार्ड था, दिल का शेप का था। फिर और क्या इवेंट हो सकता है कि कार्ड जो लॉस्ट हुआ वो दिल का तो हो ही सकता है, वो स्पेड का भी हो सकता है। जो कार्ड लॉस्ट हुआ वो हमारा क्लब का भी हो सकता है। जो कार्ड लॉस्ट हुआ वॉज ऑफ डायमंड भी हो सकता है। ओके, अब एक इवेंट और क्या हो सकता है इसमें, एक इवेंट हो सकता है जो 2 कार्ड्स की है, 2 कार्ड ड्रॉन आर रैंडम आर फाउंड टू बी हर्ट, ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, और एक इवेंट हमारा क्या हो सकता है इसमें, द कार्ड 2 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम वॉज ऑफ हर्ट। अब इसमें एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन ने पूछा गया, क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड लॉस्ट वॉज ऑफ हर्ट। कार्ड लॉस्ट वॉज ऑफ हर्ट वाला कौन सा इवेंट है? ए इवेंट। सो दिस इज द इवेंट जो हमें पता लगाना है। ओके, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। ओके, और कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन दे रखी है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स द 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम आर फाउंड टू बी हर्ट, और जो 2 कार्ड ड्रॉ करे गए थे वो हर्ट के थे। तो वो कौन सा इवेंट हो सकता है? ई, यानी दिस इज योर कंडीशन। ओके, उसने आपसे ये पूछा। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरे को ए निकालनी है, मतलब जो कार्ड लॉस्ट हुआ था वो हर्ट का था, बट कंडीशन क्या दे रखी है कि 2 कार्ड जो ड्रॉ करे गए वो हमारे किसके थे? हर्ट शेप के। तो वापस मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वही, डिवाइड बाय में ई, ऊपर बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए। अब नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम वॉज ऑफ हर्ट। जो 2 कार्ड ड्रॉ करे गए वो हर्ट शेप के थे, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि उससे पहले हमने एक कार्ड लॉस्ट भी कर दिया, एक कार्ड हमारा गुम हो चुका था, उसके बाद हमने 2 कार्ड ड्रॉ करे। तो जो कार्ड हमारा लॉस्ट हुआ, क्या वो हमारा स्पेड था? क्या वो हमारा क्लब था? क्या वो हमारा हर्ट शेप का था? या क्या वो हमारा डायमंड शेप का था? तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। पहले हमारा कार्ड एक लॉस्ट हुआ, जो लॉस्ट हुआ उनके 4 केसेस बन सकते हैं, फिर उसके बाद जो हमने कार्ड ड्रॉ करे गए वो हर्ट के थे। ओके, तो ये कंडीशन बन गई, समझ में आया? ओके, सो अब स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब बेसिकली पहले ई है हमारा, जो मेरे को निकालना है कि 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, मतलब मेरे को इस हर्ट तक पहुंचना है। इस हर्ट तक पहुंचने के लिए मेरे पास मल्टीपल रास्ते हैं कि पहले मेरे को स्पेड, जो पत्ता गुम हुआ वो हुकुम का था, उसके बाद फिर हमारा दिल का पत्ता आया और जो 2 पत्ते ड्रॉ करे, फिर जो पत्ता गुम हुआ था वो हमारा चीड़ी का था, फिर उसके बाद हमारे पास 2 पत्ते जो है दैट वाज ऑफ हर्ट, जो पत्ता गुम हुआ दैट वाज ऑफ हर्ट, और फिर उसके बाद 2 कार्ड ड्रॉ करे गए अगेन, वो भी हर्ट के थे। तो पहला डायमंड का था, फिर हर्ट के थे।
सो यहाँ पे ये हमारा कैसे लिखा जा सकता है कि पहले स्पेड की आने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड का कौन सा है हमारा, कार्ड लॉस्ट वॉज ऑफ स्पेड यानी बी, और फिर कंडीशन क्या है हर्ट के आने की, ई बाय बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय सी, और ऑल्सो इसमें ये हर्ट का भी आ सकता है कि इसके पहला जो कार्ड लॉस जो है वो हर्ट का था, उसके बाद जो हमारे सेकंड जो दो कार्ड ड्रॉ करे गए वो भी हर्ट के थे। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हर्ट वाला केस है, जो हर्ट वाला केस है वो भी आ सकता है। अब बस हमें वैल्यूज़ रखनी है इसमें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, कार्ड लॉस्ट वॉज ऑफ हर्ट, जो पत्ता गुमा वो हर्ट का था, तो हर्ट का पत्ता गुम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब टोटल हमारे पास कितने 13 पत्ते हैं। पहले हमें हमारा एक पत्ता गुम हुआ हर्ट का, तो हर्ट का पत्ता गुम हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई 13/52, दैट इज़ 1/4। ओके, और ऐसे ही अगर जो पत्ता गुम हुआ था अगर वो दिल का ना होता, वो किसी और शेप का होता, तब भी उसकी सेम ही प्रोबेबिलिटी रहती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे क्या आ गई 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ गई अगेन 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आ गई 1/4। तो 1/4 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सारी आ गई। अब हमें और क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए, ई बाय बी, ई बाय डी, ई बाय सी, ई बाय ए। तो ई बाय ए का क्या मतलब है, ई बाय ए का मतलब है कि जो हमारे दो कार्ड ड्रॉ करे गए वो हर्ट के थे, बट कंडीशन क्या है जो पत्ता गुम हुआ था वो भी हर्ट का था। तो यहाँ जब एक पत्ता गुम हुआ हर्ट का, तो उसके बाद यहाँ पे कितने पत्ते रह गए होंगे, स्पेड के तब भी 13 कार्ड्स ही है, क्लब के तब भी 13 कार्ड्स हैं, हर्ट के 12 कार्ड्स हो गए क्योंकि एक पत्ता गुम हो चुका, और डायमंड के भी 13 कार्ड्स ही है। तो अब दो कार्ड जो करे गए वो हर्ट के थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए की वैल्यू क्या हुई, जो दो कार्ड ड्रॉ करे गए वो भी हर्ट के थे, तो मेरे को दो पत्ते ड्रॉ करने हैं, कितने में से 51 में से, 51 में से मेरे को दो पत्ते ड्रॉ करने हैं, 51 में से मेरे को दो पत्ते ड्रॉ करने हैं, बट कंडीशन क्या है कि वो हर्ट के होने चाहिए। तो हर्ट के कितने हैं 12 पत्ते बचे हैं 51 में से, तो 12 में से कोई से दो पत्ते। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी क्या हो गया, अब हमने ये देख लिया कि जो पत्ता गुम हुआ था वो हर्ट का ही था। अब ई बाय बी नहीं, ई बाय ओके सॉरी ई बाय बी, अगर वो पत्ता हमारा बी बी यानी स्पेड का था, तो उसमें से जो पत्ता गुम हुआ वो हमारा स्पेड का था, और बाकी हर्ट के एज इट इज़ है 13। तो अब मेरे को क्या पता लगाना है, मेरे को लगाना है कि दो कार्ड ड्रॉ करे गए वो हर्ट के थे, तो हर्ट के कितने बचे हुए 13, तो 13 में से दो कार्ड ड्रॉ करे गए आउट ऑफ 51C2। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय सी क्या हो जाएगी, सी कौन सा है, क्लब, यानी क्लब में से मेरा एक पत्ता गुम हुआ, तो ये 2 और ये 13। ओके, तो अब मेरे को क्या निकालना है कि दो पत्ते हर्ट के, यानी 13 में से दो पत्ते आउट ऑफ टोटल 51 में से दो पत्ते। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय डी आ जाएगा 13C2 51C2। ओके, सो यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए इज़ 12C2 51C2, 12C2 51C2 डिवाइड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ अगेन 1/4, और 13C2 बाय में 51C2 प्लस 1/4 13C2 51C2 1/4 13C2 51C2 1/4 12C2 51C2। अब यहाँ से 1/4 सारे कैंसिल हो जाएंगे, जो डिनोमीटर में 51C2 है वो भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 12C2 13C2, 3 टाइम 13C2 है 12C2। ओके, सो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट जाएगा सब में से, बचेगा क्या 12 फैक्टोरियल 3 इंटू 13 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल
12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो फैक्टोरियल का होता है ना एक फॉर्मूला कि अगर n फैक्टोरियल तो उसको मैं n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सो ये वही अप्लाई किया है 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल को मैंने 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल, और जो 11 फैक्टोरियल है उसको मैंने 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, तो वही लिखा है प्लस 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल। अब ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन में 39 बाई 11 प्लस 1, तो यहाँ से बन जाएगा 11 अपॉन में it would be 9131450, that is 0.22, so 0.22 is the final answer। सो और तरीके भी होते हैं बेस, मतलब एक सिंपल जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ वो एक सिंपल तरीका ही है सॉल्व करने का। ये मेथड 2, क्वेश्चन को समझना है, इंटरप्रेट करना इसमें बहुत ज़रूरी है। पहले लिखा है कि पहला पत्ता जो ड्रॉ किया गया, मतलब जो पहला पत्ता लॉस्ट हुआ था, ओके, वो उसमें हमारे 4 केसेस बनते हैं, किस का हो सकता है। Either it could be of spade, it could be of club, it could be of heart, it could be of diamond। ओके, तो जब वो स्पेड का पत्ता गुम हुआ था तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है। ओके, सबसे पहले हम ट्री बना लेते हैं। तो जो पत्ता गुम हुआ वो पत्ता हमारा किस टाइप का आ सकता है वो हमने लिख दिया इसके नीचे। फिर उसके बाद हमने 2 पत्ते ड्रॉ करने हैं। जब हमारा पत्ता पहले स्पेड का गुम हुआ तो 2 पत्ते ड्रॉ करे, तो वो हर्ट का आ सकता है या वो हर्ट का नहीं आ सकता। हर चीज़ के 2 पहलू है ये, ओके, मतलब 2 से ज़्यादा, सिंगल किसी का भी नहीं रहेगा। अगर वो क्लब का गुम हुआ तो क्लब के बाद वो जो 2 पत्ते ड्रॉ करे गए वो दिल के हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते। ऐसे ही इसके भी हो सकते हैं वो। ओके, सो अब हमने पूरा ट्री बना लिया क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हुए। अब हमें बस इसमें ये देखना है कि जो ये हमारी ब्रांचेज है, जो ट्रीज़ के बीच में ब्रांचेज है, इन ब्रांच ये होती है ब्रांचेज प्रोबेबिलिटी ही। ओके, प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हम इस पर, तो हर एक ब्रांच पे अब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो जो अगर पहला पत्ता हमारा स्पेड का था जो गुम हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि 52 पत्तों में से स्पेड के कितने होते हैं 13, तो 13 में से कोई सा एक पत्ता गुम हो गया। ऐसे क्लब का 13/52, 52 पत्तों में से हर्ट का कोई सा एक पत्ता गुम हो गया, 52 पत्तों में से डायमंड का कोई सा एक पत्ता गुम हो गया। ओके, अब हर्ट का, अब जब स्पेड का गुम हुआ तो काउंट कम हो गया, 52 से 51 हो गया टोटल काउंट। तो उसमें से हर्ट के 2 पत्ते ड्रॉ करे गए, यानी हर्ट के 2 पत्ते ड्रॉ करे गए। अब पहला पत्ता स्पेड का था तो यानी हर्ट के तब भी 13 के 13 ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 13 में से कोई से 2 पत्ते चाहिए ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा 13C2 बाय में 51 में से कोई से 2 पत्ते निकाल लिया, ऐसे ही ये 1 माइनस हो जाएगा। और लेट मी वेट, मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ। ओके, सो 13C2 डिवाइड बाई 51C2, नाउ स्पेड। अब स्पेड में क्या हो सकता है कि जब पहला पत्ता स्पेड का गुम हुआ, मतलब हर्ट के 2 पत्ते जो ड्रॉ करे गए वो हर्ट के थे, उसकी प्रोबेबिलिटी ही है। तो अगर वो 2 पत्ते हर्ट के नहीं है तो वो क्या हो जाएगी 1 माइनस 13C2 बाय में 51C2। ऐसे ही पहला पत्ता हमारा क्लब का गुम हुआ, तो 2 पत्ते जो दिल के चाहिए, तो दिल के तब भी उतने के उतने ही है, क्योंकि क्लब का चीड़े का गुम हुआ था, दिल का थोड़ा ना गुम हुआ था। तो 13 में से हमने 2 पत्ते लिए आउट ऑफ 51C2। ऐसे ही 1 माइनस 13C2 बाय 51C2। अब यहाँ पे थोड़ा केस बनता है हर्ट का। हर्ट का क्या बोलता है वो कि पहला पत्ता जो गुम हुआ वो भी दिल का ही था, तो दिल के पत्तों का काउंट कम हो गया। जो पहले 13 पत्ते थे दिल के वो 13 से 12 हो गए, तो 12 में से अब कोई से 2 पत्ते चाहिए 51C2, और 1 माइनस 12C2 बाई 51C2। ऐसे ही डायमंड का क्या हुआ 13C2
बाय 51c2, 1 माइनस 13c2 बाय 51c2। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो पत्ता गुम हुआ था वो दिल का था, बट कंडीशन क्या है कि दो दो पत्ते ड्रॉ करे गए वो हर्ट के थे। तो यानी कंडीशन है कि दो दो पत्ते ड्रॉ करे गए वो हर्ट के थे, यानी ये दो पत्ते हर्ट के थे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बताओ। ओके, सो पहले ये देखो कि इस हर्ट तक पहुंचने के मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं। इस हर्ट तक मैं इस रास्ते पहुंच सकता हूँ, ओके, या मैं इसको कलर के साथ ही करता हूँ। मतलब इस तक पहुंचने के मेरे पास क्या रास्ते हैं? या तो मैं इसके थ्रू हो सकता हूँ कि पहले इस पेड़ पे यहाँ तक पहुंचने के मेरे पास एक तो ये रास्ता है, ओके, यहाँ तक पहुंचने का मेरे पास एक तो ये रास्ता है, इस हर्ट तक पहुंचने का मेरे पास एक ये रास्ता है, इस हर्ट तक पहुंचने का मेरे पास एक ये रास्ता है, और इस हर्ट तक पहुंचने का मेरे पास एक ये रास्ता है। ओके, तो मेरे पास ये टोटल 4 रास्ते हैं। तो ये चारों रास्तों किस में आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्यों आएंगे, न्यूमरेटर में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है फॉर्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में हमारी कंडीशन रहती है। और कंडीशन क्या है कि जो दो पत्ते ड्रॉ करे गए वो हर्ट के थे। तो हर्ट के यहाँ पे दो पत्ते जो ड्रॉ करे गए, जितने भी उसके रास्ते हो सकते हैं, उन रास्तों को मल्टीप्लाई प्लस करते हुए वो सारे के सारे हम लिख देंगे। सो 13/52, 13c2 यानी 1/4, 13c2 बाय में 51c2, 1/4। अब मैं सेकेंड रास्ता यानी ये 1/4, इसके बाद 31c2, ये एक कंडीशन बनी, ये एक रास्ता बना। ओके, तो मैं इन रास्तों को जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1352 ये, सो नीचे बन गया मेरा ये 1/4, 13c2 बाय 51c2, 1/4, 12c2 बाय 51c2, 1/4, 13c2 बाई 51c2। ये तो हो गया डिनोमीटर में, क्योंकि डिनोमीटर में रहती है मेरी कंडीशन, और कंडीशन का मैंने लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी उसने पूछी किस चीज़ की है? उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि मेरे को हर्ट चाहिए, यानी जो पत्ता गुम हुआ था वो हर्ट शेप का था। यानी अगर वो हर्ट शेप का था, यानी जो पत्ता गुम हुआ वो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ तक आने के मेरे पास क्या रास्ते हैं? यहाँ तक आने के रास्ते भी, और साथ के साथ मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो मेरे पास रास्ता जो बनता है वो बनता है ये हर्ट, और फिर उसके बाद ये वाला हर्ट। तो ये कौन सा हो गया हमारा? दिस इज 13/52, 12c2/51c2। तो 1/4, 12c2/51c2। अब ये सेम ऊपर वाला पैटर्न बन रहा है, जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वही प्रोबेबिलिटी निकल के आ चुकी है। तो यहाँ से मेरे पास सेम वही आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, 0.22 जो ऊपर आया था। सो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का, बेस थ्योरम को। थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है बिगिनर्स के लिए, बट एक बार इसको करते जाओगे तो ये ज़्यादा इजी बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत बहुत कम मेहनत होती है। जस्ट क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया, एक फॉर्मूला लगाया, वो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का ये फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल बेसिक फ्लो है, ओके, जो थोड़ा सिंपल है। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए इसमें, और क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते ही जस्ट आपके पास फिर ये छोटी सी कैलकुलेशन होगी। और ऊपर वाले मेथड पूरा है न्यूमेरिकल, जो अभी तक हम सीखते आए हैं, सेम वही कि मतलब फॉर्मूला अप्लाई करो, प्रोबेबिलिटीज़ निकालो, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो। सो ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है, बट मैं एक्चुअली डेली लाइफ में मैं अपने भी जब क्वेश्चन सॉल्व करता था मैं ये मेथड 2 यूज़ किया करता था। सो जिसको जो मेथड कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं, नंबर दोनों में मिलते हैं, ओके।